में हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और बेज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये मेरा लास्ट लेक्चर है इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। अगला चैप्टर हम बाद में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और इस चैनल पर मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स पर सिर्फ मैथ और फिजिक्स क्लास 12 के वीडियो डाला जाता है, जो कि जेईई मेंस और नीट एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि कुछ भी तो अच्छा लगेगा देखने के लिए वीडियो। इससे भी कोई भी वीडियो ख़राब नहीं होता है, बस समझाने का किसी का कम कंसेप्ट होता है, किसी का ज़्यादा रहता है। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि अगर जो कोई एस सैम्पल स्पेस है और E1 E2 E3 ये 5 6 7 या n इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो कि एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग है। ये जो इवेंट जो अकर कर रहा है वो सैम्पल स्पेस से ही अकर कर रहा है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। देन एंड ए इवेंट्स अकर विथ इवेंट्स E1 E2 E3 E4 अप टू En। देन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के घटित होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के घटित होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा व्हेन ए जो इवेंट है वो अकर किया है E1 के साथ। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब अकर किया है ये प्रोबेबिलिटी ए, मतलब इवेंट ए जब इवेंट E2 के साथ अकर किया तब क्या होगा। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब कि सारे के साथ में जो केस आएगा एक इवेंट का वही होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब पहला इवेंट का इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वेन, ये जो डंटा जो लिखा हुआ है वो वेन E1 इवेंट है ऑलरेडी अकर्ड, पहले E1 इवेंट अकर्ड कर चुका है, उसके बाद हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा। ठीक इसी प्रकार जब E2 इवेंट अकर करेगा उसके बाद हमें ये ज्ञात करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब E2 इवेंट अकर कर चुका है। इसी प्रकार डिफरेंट इवेंट्स है उससे संबंधित जो होगा उससे हम रिलेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं ताकि इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल्स। 4 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। एक सेकेंड बैग, ये पहला बैग हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट बैग, ठीक। और एक दूसरा बैग है तो 2 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है, ये दूसरा करा कि 1 बैग इज सिलेक्टेड। तो जब 2 बैग है तो 2 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, एक बैग का सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा 1/2। तो 2 ही बैग है, एक का हम एक मान लेते हैं कि E1 इज द फर्स्ट बैग, E1 इज द फर्स्ट बैग, E1 इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने का इवेंट है। E2 इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड बैग, ये हो गया। अब करा कि एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, जो एक बॉल सेलेक्ट किया जाता है एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, या तो एक पहला अगर जो पहला बैग सिलेक्ट किया है तब उससे एक बॉल सेलेक्ट करने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, और जब दूसरा बैग सेलेक्ट किया है तब एक बॉल सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो 1 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। उसके बाद हमें ये बताना है कि जो बॉल जो ड्रॉ किया गया है या तो एक पहला बैग से या तो दूसरे बैग से वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये जो इवेंट है ये इवेंट ऑफ ड्राइंग, ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम सिलेक्टेड बैग
सिलेक्टेड बैग, जो बैग मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से जो जो बॉल ड्रॉ किया वो रेड के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो जब पहला बैग सेलेक्ट किया तब इवेंट मतलब कि रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, और जब दूसरा बैग सेलेक्ट किया तब रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, फार्मूला हम बार बार लिखेंगे ताकि याद हो जाएगा, अदरवाइज याद करने में बहुत दिक्कत था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 occurred, then probability of A when E1 has already occurred plus probability of E2 when probability of E2 is occurred। इस तरह से दो बैग है तो मैंने दो को लिख दिया हूँ। अब पहले बैग के सिलेक्ट करने की क्या क्या तरीका है, 1/2 है। पहला बैग को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 है। अब हमें लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर, मतलब कि कहाँ जा चुका है कि बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा जब मैंने पहला बैग सिलेक्ट किया है, फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया है। तो जब पहला बैग सिलेक्ट किया है और उससे एक बॉल मैंने ड्रॉ किया है तो उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ए वही ना कि ए बॉल, ये क्या इवेंट बताता है, ड्राइंग रेड बॉल। तो 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल, तो 4 3 7 बॉल है। तो ये हो गया क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि गेटिंग रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। फिर उसके बाद हमें क्या करा कि प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कि दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, क्योंकि 2 ही तो बैग है, 1/2 हो गया। अब कराएं कि इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन बैग 2 इज सिलेक्टेड, तो बैग 2 जब सिलेक्ट किया गया है तो उसमें से रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें कितना रेड बॉल है, 2 रेड बॉल है, टोटल 6 बॉल है। तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी 2 रेड बॉल इंटू टोटल 6 बॉल है, तो यही होगा क्या आंसर होगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2/7 इधर कट जाएगा तो क्या होगा 2/7 प्लस 1/6, 6 दूनी 12 7 19/42 आंसर हो गया गेटिंग रेड बॉल। ठीक, हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कंसेप्ट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 2 बैग्स, द फर्स्ट बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड सेकेंड बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are drawn at random from the first bag and are put into the second bag without noticing their color. Then 2 balls are drawn from the second bag. Find the probability that the balls are white and black. तो देखो यहाँ पर दो बॉल निकाला जा रहा है 2 बैग से, तो 2 अलग अलग बैग से। फर्स्ट बैग हो गया और ये सेकेंड बैग हो गया। पहले बैग में 5 वाइट है और 3 ब्लैक है, दूसरे बैग में 3 वाइट है और 5 ब्लैक है, ये दूसरा बैग हो गया। तो दो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या केस हो सकता है। जब मैंने 2 बॉल ड्रॉ किया है तो दोनों को दोनों वाइट बॉल हो सकता है जो ड्रॉ किया हूँ, या तो दोनों को दोनों, या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को दोनों ब्लैक बॉल आ गया होगा, या तीसरा केस क्या हो सकता है कि एक वाइट बॉल आया होगा और एक ब्लैक बॉल आया होगा। तो हम मान लेते हैं कि E1 जो इवेंट है गेटिंग या ड्राइंग, E1 विद द इवेंट ड्राइंग बोथ जो दोनों बॉल्स है, ड्राइंग बोथ बॉल्स आर क्या है वाइट है फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग। फर्स्ट बैग से मैंने क्या किया हूँ
सेकेंड बैग में डाल दिया हूँ और दोनों जो बॉल था वो वाइट था। देन हमें सिलेक्ट करना, देन ड्राइंग ए वाइट एंड ए ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। जब मैंने दूसरे में पुट कर दिया उसके बाद हमें निकालना है कि ब्लैक बॉल एंड वाइट बॉल के क्या होगा प्रायोरिटी। ठीक इसी प्रकार E2 क्या मान लेते हैं, E2 इवेंट गेटिंग बोथ बॉल्स आर रेड, ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग एंड गेटिंग द वन वाइट एंड वन ब्लैक बॉल। इसमें भी केस होगा ना, 1 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पर ब्लैक होगा, BLAC के ब्लैक होगा, ब्लैक बॉल। ठीक, और मान लेते हैं E3 जो केस है, एक वाइट एक ब्लैक बॉल है, जो ये इवेंट है E3 गेटिंग 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। ये हो गया। तो अब हमें तीनों का प्रायोरिटी लिख लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट लॉ ऑफ टोटल प्रायोरिटी लगा रहे हैं कि जो क्या है कि ये जो इवेंट है वो गेटिंग क्या कर रहा है कि ए वाइट बॉल, गेटिंग ए वाइट बॉल एंड गेटिंग ए ब्लैक बॉल। तो प्रायोरिटी ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, जब दोनों के दोनों बॉल वाइट ड्रॉ करके पहले बैग से खींचा गया था और दूसरे बैग में डाला गया, तब हमें एक वाइट और एक ब्लैक बॉल की क्या प्रायोरिटी होगा। तो यही हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ E1 इंटू प्रायोरिटी ऑफ ए व्हेन B1 हैज ऑलरेडी अकर प्लस प्रायोरिटी ऑफ E2 व्हेन देन प्रायोरिटी ऑफ ए व्हेन B2 हैज ऑलरेडी अकर्ड प्रायोरिटी ऑफ E3 इंटू प्रायोरिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये मैंने लिख लिया। तो जब दोनों के दोनों वाइट रहेगा, जब दोनों बॉल ट्रांसफ़र किया हुआ वो वाइट होगा, तो उसकी जो ट्रांसफ़र किया बॉल की प्रायोरिटी क्या होगा कि कितना वाइट है। पहले बैग में 5 वाइट बॉल है, पहले टोटल कितना है, 5 वाइट बॉल है। देख भी सकते हो कि पहला बैग में 5 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। तो पहला बॉल जो मैंने 2 बॉल ड्रॉ किया था पहले बैग से, तो उसके वाइट होने की क्या प्रायोरिटी है, टोटल 5 वाइट बॉल है और टोटल बॉल कितना 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब हमें ये पता करना है कि उसमें से एक वाइट और एक ब्लैक बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। जब दोनों बॉल मैंने सेकेंड बैग में वाइट ही ट्रांसफ़र किया है, तो जब मैंने दोनों वाइट बॉल ही ट्रांसफ़र किया है, तो अब तो पहले 3 था, दूसरे बैग में पहले 3 वाइट बॉल था, तो मैंने 2 वाइट बॉल इसमें ट्रांसफ़र किया है, इसमें से सेकेंड में 2 वाइट बॉल, तो ये तो 5 हो गया। तो 5 में से एक ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने, एक वाइट बॉल को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, 5C1 एंड और एक ब्लैक बॉल भी हमें सिलेक्ट करना है। तो ब्लैक बॉल तो पहले से 5 है था ही, तो 5C1 बटे टोटल बॉल, तो टोटल बॉल क्या 5 10 हो गया, तो 10C2 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा को भी सोल्व करेंगे। तो जब हम दूसरा को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम दूसरा को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब वो दूसरा यहाँ पर 2 बॉल सेलेक्ट करना था ना, तो 5C2 हो जाएगा, 8C2 होगा। तो जब मैं दूसरा E2 इवेंट क्या कर रहा है कि गेटिंग बोथ बॉल्स आर ब्लैक, जब दोनों बॉल ब्लैक से ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या होगा, तो ब्लैक बॉल तो कितना 3 है, तो 3 ब्लैक बॉल में से 2 बॉल हमें चुनना है और टोटल 8 बॉल था, तो 8C2 होगा। लेकिन जब ब्लैक बॉल दोनों ट्रांसफ़र हो गया, तो पहले से दूसरे बैग में 5 ब्लैक बॉल था, तो और 2 बॉल मैंने अभी तुरंत पहले बैग से दूसरे बैग में मैंने ट्रांसफ़र किया हूँ। देख लो कि 5 ब्लैक बॉल है, तो 2 बॉल मैंने ट्रांसफ़र किया हूँ, क्योंकि मैं सेकेंड E2 इवेंट में कंसीडर कर रहा हूँ। तो जब 2 ब्लैक बॉल जाएगा इसमें, तो 7 ब्लैक बॉल हो जाएगा ना,
तो जब 7 ब्लैक बॉल हो जाएगा उसमें से एक ब्लैक होना चाहिए और एक वाइट होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हम क्या लिखेंगे, 7 बॉल में से एक ब्लैक बॉल आना चाहिए और 3 वाइट बॉल में से एक वाइट बॉल आना चाहिए। टोटल तो 7 3 10 हुए, तो 10 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया। और प्लस अंतिमा केस तो हम जाने कि एक वाइट था, एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुआ है, तो 4 वाइट में से एक वाइट सेलेक्ट करना है और 6 वाइट में ब्लैक में से एक ब्लैक सेलेक्ट करना है, और टोटल बॉल 10C2 हो गई। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या होगा, 5C2 तो होगा क्या, 5 × 4 बटे 2, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का 20, 10 बटे 8 सत्ते 56, क्या था 28 हो जाएगा, 10 बटे 28 हो जाएगा। ये 25 और 10 × 9 90 क्या था 45 हो जाएगा। 8 × 7 बटे 2, तो 56 क्या था 28 हो गया। प्लस इसमें से क्या होगा 3C2, तो 3C2 क्या होगा, 3C2 3 के बराबर होगा। 8C2 क्या होगा 28 के बराबर होगा, गुना ये 7 या 21 हो जाएगा बटे 45। क्यों, क्योंकि 10 × 9 करेंगे 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 × 9 बटे 2 करेंगे तो क्या होगा 90 का था 45, ये हो जाएगा। तो प्लस अब इसे करेंगे 4 × 6 = 24 बटे 45, ये हो गया। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 था ना, तो इसको भी तो लिखना था। तो 5C1 बगल में ये लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर 5C1 और इंटू 3C1 बटे 8C2 ये भी लिखना था ना। तो 15 बटे 8C2 कितना होगा 28 होगा, ये हो गया। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 × 24 और 15 × 45, ये हो जाएगा। 8 × 24 15 × 45, ये कितना हो जाएगा 15 बटे 28 हो जाएगा, 15 बटे 28। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 से 7 21, 15 × 45, तो 3 बटे 28 गुने 7 बटे 15, यहाँ पर प्लस में है ये, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर इसी प्रकार से हो जाएगा 5 × 25 = 45, 9 है तो क्या होगा ये हो जाएगा 50 बटे 28 गुना 9। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। जब हम इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 673 बटे 1260, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे सोल्व करते हैं इसी अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन्हें बोल्ट फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जिसमें बोल्ट का मैन्युफैक्चर होता है, निर्माण होता है। मशीन A, B and C मैन्युफैक्चर्स रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल बोल्ट्स। जितना भी बोल्ट बनता है मशीन A द्वारा 25% बनता है। मान लो कि अगर जो 100 बोल्ट टोटल बन रहा है उस कंपनी में 3 मशीन द्वारा जोड़ करके, तो ए मशीन जो है वो 25 बोल्ट बनाता है, बी मशीन जो है 35 बोल्ट बनाता है और सी मशीन जो है 40 बोल्ट बनाता है। इस तरह से कंप्लीट करता है, बोल्ट बनाता है। तो उसमें से कुछ डिफेक्टिव भी निकलेगा ना। तो कह रहा है कि ऑफ दियर आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं। ठीक, तो कह रहा है कि ए बॉल
ए bolt is drawn at random from the product. What is the probability that bolts drawn is defective? जब ये दिया जा चुका है कि जो तीनों है तीनों डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है, तब हमें क्या निकालना कि जो बोल्ट जो ड्रॉ किया गया है, जो बोल्ट जो ड्रॉ किया गया वो क्या है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो मान लेते हैं कि जो पहला E1 एक इवेंट मान लेते हैं जो कि E1 एक इवेंट मान लेते हैं जो कि क्या कि मशीन ए द्वारा बोल्ट ड्रॉ किया गया है। बोल्ट ड्रॉन फ्रॉम मशीन ए ये हो गया। I2 जो इवेंट है वो बोल्ट ड्रॉन फ्रॉम मशीन 2 मतलब बी। ठीक इसी प्रकार E3 जो इवेंट है वो बोल्ट जो मैंने ड्रॉ किया है, बोल्ट ड्रॉन फ्रॉम मशीन सी, ये हो गया। अब हमें ए मान लेते हैं कि इवेंट है गेटिंग डिफेक्टिव, इवेंट जो है गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट्स। तो डिफेक्टिव कब हो सकता है, या तो मैंने पहला मशीन से जो बोल्ट बना है उससे मैंने ड्रॉ किया है और वो डिफेक्टिव आ गया है, या तो मशीन B2 से जो प्रोड्यूस हुआ बोल्ट उसका मैंने ड्रॉ किया है और डिफेक्टिव आ गया है, या तो मशीन 3 से जो बोल्ट बना है और उससे मैंने जो बोल्ट लिया वो तो डिफेक्टिव आ गया है। तो डिफेक्टिव के प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट्स। तो अगर जो पहला मशीन से मैंने ड्रॉ किया तब क्या होगा गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट्स का, और जब मैंने दूसरा मशीन से बोल्ट ड्रॉ किया है तब गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट को पाने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। और जब मैंने तीसरा मशीन C3 से जब मैंने बोल्ट को ड्रॉ किया तो उसके डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से मैंने लिख दिया हूँ फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले मशीन का जो मैन्युफैक्चर कर रहा है मशीन ए, उसका बोल्ट का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 25/100, क्योंकि 25% है तो परसेंट है तो नीचे 100 आएगा ही। ठीक, अब हमें ये बताना है कि गेटिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट्स व्हेन मशीन 1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। मतलब कि पता है कि जो बोल्ट जो बना है वो मशीन ए द्वारा मैंने ड्रॉ किया गया है, तब अब डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दिया हुआ है कि मशीन ए के द्वारा जो डिफेक्टिव बनता है वो 5% दिया हुआ है, तो 5/100 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्या होगा बी का मशीन का क्या होगा 35%, मतलब 35/100। अब इसमें कह रहा है कि मशीन बी द्वारा जो बोल्ट बनता है तो उसमें डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4%, मतलब 4/100। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा 40%, मतलब 40/100 अगुने 2% डिफेक्टिव बनाता है तो 200। तो सिंपली सोल्व करते हैं। 25 से सब में तो 100 ही आ रहा है, और 25 5 का 20, 4 या 12 2 14 प्लस 80/100 × 100, मतलब डबल बार 4 शून्य हो जाएगा। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 8 4 12 2 14 4 बकिया 1 2 2 1 3 345/1 पर 4 शून्य। इसे हम काट सकते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 4 शून्य का तो 0.0345, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अब हम बेज थ्योरम डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेज थ्योरम का ये बेज थ्योरम का फॉर्मूला है कि अगर करा है कि एस इज द सैम्पल स्पेस है और E1 E2 इवेंट्स ये En अप टू n तक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एक्सहाउस्टिव इवेंट्स है, जो कि एक दूसरे पर इसका इंटरसेक्शन लेने पर 0 आएगा और सैम्पल स्पेस हो जाएगा एक्सहाउस्टिव में। अगर जो सारा का यूनियन लेंगे तो सैम्पल स्पेस आ जाएगा
और एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि इंटरसेक्शन 0 होता है। मतलब कि एक इवेंट के अकर होने के और दूसरे इवेंट के अकर होने से दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी इवेंट कॉमन नहीं है। एक अकर करेगा, एक अकर अगर जो करा तो दूसरे इवेंट को अकर करने को रोक देगा, है ना, बाकी सबको। तो इस तरह से सारा इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक के अकर करने से दूसरा को अकर करने के लिए रोक देगा। तो बेज थ्योरम कहता है कि तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन ये बताता है कि जो डिफेक्टिव बॉल्स है, या तो मान लो कि ए इवेंट है जो डिफेक्टिव बॉल्स बोल्ट बना रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन E1 द्वारा बनाया गया है या मशीन E2 द्वारा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ बेज थ्योरम का फार्मूला लिख दिया है। बेज थ्योरम का टोटल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ यही आता था, लेकिन बेज थ्योरम में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे ए आई है ये, लेकिन मैंने E1 पढ़ रहा हूँ ताकि याद रहने में अच्छा रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वेन A1 है, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हैज अकर्ड डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके, ताकि ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यही मेन रूप से मेन प्रोबेबिलिटी का यही मेन टॉपिक है। तो हम क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं अगले पेज में। ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चर्स रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल बॉल्ट्स एंड टोटल बॉल्ट्स ऑफ दियर आउटपुट इज 5%, 2% respectively given defectives. A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found to be defective, what is the probability that it is manufactured by the machine B? वही क्वेश्चन है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ही जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी कि किस मशीन से जो बोल्ट जो सेलेक्ट किया गया था और डिफेक्टिव आया वो किस मशीन से आया था। उसमें ये पता करना था कि डिफेक्टिव के प्रोबेबिलिटी कितना होगा जब या तो मशीन ए से आया होगा, या तो मशीन बी से आया होगा, या तो मशीन सी से आया। अब यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है बेज थ्योरम में कि जो मैंने बोल्ट ड्रॉन किया है वो डिफेक्टिव आया है। तो अब हमें ये बताना है कि जो डिफेक्टिव जो बोल्ट आया है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो मशीन बी से ही आया है, बोल्ट जो मैंने ड्रॉ किया है और वो डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। या तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो दूसरा क्वेश्चन बना करके कि डिफेक्टिव आया है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन सी से आया है वो डिफेक्टिव है। तो मैं दोनों निकाल देता हूँ, इसमें तो एक ही पूछा है लेकिन मैं दोनों निकाल देता हूँ कि सी का भी डिफेक्टिव क्या होगा। बस सेम तरीका है, वही कुछ करना नहीं है, बस वही फार्मूला अप्लाई करना। तो बेज थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, बेज थ्योरम का सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो हम मानेंगे इवेंट है कि E1 जो इवेंट है गेटिंग मतलब ड्राइंग बोल्ट, गेटिंग बोल्ट इज डिफेक्टिव, गेटिंग बॉल इज डिफेक्टिव बाय द मशीन ए। तो इसके क्या प्रोबेबिलिटी है, 25% है ना। और E2 का डिफेक्टिव का क्या परसेंट है, 35% है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। इसी प्रकार और तीसरा क्या करा, E3 का क्या प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, E3 का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 40%, तो 40/100 हो जाएगा। अब और ये मान लेते हैं कि ए जो इवेंट है गेटिंग डिफेक्टिव है, इवेंट ड्राइंग डिफेक्टिव बोल्ट ये। तो अब हमें ये पता करना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब दूसरा जो है ये जो E2 इवेंट है वो मशीन बी का है और E1 जो है मशीन ए का है और जो E3 जो है मशीन सी का है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन बी से निकला गया है, ये हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर्ड बाय E2 वेन ये कहा गया है कि जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव है। ये क्या बता रहा है, डिफेक्टिव बोल्ट्स को ही तो बता रहा है और वो किस मशीन से लिया गया 2 का। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो वही हमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी
probability of E2 then probability of defective balls when E2 has already occurred। फिर अब जिसको डिवाइड करेंगे बेज थ्योरम से फार्मूला लगा करके, E1 E2 E3 तीनों लिखना है ना, क्योंकि समेशन हमें करना है। तो probability of E1 into probability of A when E1 has already occurred plus probability of E2 then probability of defective balls when मशीन B द्वारा सेलेक्ट किया गया। फिर probability of 3 हो जाएगा मशीन 3 का। अब उसमें से जब मशीन 3 से सिलेक्ट किया गया तो उसमें डिफेक्टिव बॉल्स क्या होगा। इसमें हमें ये पता करना है कि जो बॉल जो मैंने डिफेक्टिव पाया है वो किस मशीन से मैन्युफैक्चर किया गया, मशीन 2 से। तो मशीन 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है 35%। तो हम क्या लिखेंगे 35% मतलब 35/100। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मशीन बी से आया है और वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव मशीन बी से आने वाला कितना 4% है। तो 4/100 होल डिवाइडेड बाई टोटल कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A1 है ऑलरेडी कर। तो पहला का क्या होगा, पहला मशीन का प्रोबेबिलिटी क्या है 25%। तो 25/100। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिफेक्टिव आया वो मशीन ए से आया है, तो 5% है। तो 5/100 प्लस ये हो गया। अब बी वाला तो मैंने ये लिखा हूँ, बी मशीन का प्रोबेबिलिटी क्या 35%। तो 35/100 हो जाएगा। और इसमें से मशीन बी द्वारा जो बोल्ट प्रोड्यूस किया गया उसमें से डिफेक्टिव कितना आता है 4%। तो 4/100 ये हो गया। अब तीसरा मशीन सी से किसी की मैन्युफैक्चर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 40%। तो 40/100 और इसमें से डिफेक्टिव निकलता है 2%। तो ये हो गया। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला तो सारा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ऊपर में बचेगा 35 × 4 और नीचे में जब जोड़ेंगे तो नीचे जोड़ने पर कितना आएगा 5 × 20 4 या 12 × 2 14, नीचे जोड़ने पर आएगा 345। तो 5 से काट देंगे, 5 से 35, 5 × 36 5 × 45 तो आएगा 7 × 28/69। ये आंसर हो गया इस पहला क्वेश्चन का। ये NCERT भी क्वेश्चन है और CBSE 2008 में भी पूछा गया है। तो अब एक और क्वेश्चन हम लेकर के सॉल्व करते हैं ताकि और समझ में आएगा, अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो ये NCERT का क्वेश्चन है और CBSE 2008 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके। तो अगले पेज पर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बेज थ्योरम का ही है। इसमें भी वही कह रहा है कि URN अर्न मतलब बैग होता है। बैग ए कंटेन्स 2 वाइट 1 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। अर्न बी मतलब बैग 2 कंटेन्स 3 वाइट 2 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स एंड अर्न सी कंटेन्स 4 वाइट 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। वन अर्न मतलब वन बैग इज चूजन एट रैंडम एंड 2 balls are drawn at random from the urn। कोई भी अर्न से क्या किया गया, बैग से सिलेक्ट किया गया है। अब हमें ये पता करना है कि फाइंड इफ़ द चूजन बॉल्स हैपेंस टू बी रेड, मतलब कि जो घटित हुआ है वो रेड एंड ब्लैक है। जो मैंने बॉल सेलेक्ट किया है, ड्रॉ किया है, वो क्या है रेड और ब्लैक है। तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम्स फ्रॉम अर्न बी, मतलब बैग बी से ही सिलेक्ट किया गया। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा जब हमें ये मैंने पता चला कि रेड और ब्लैक बॉल होना चाहिए। 2 बॉल मैंने चुना है तो दो यहाँ पर देखो 4 केस 3-4 केस बनेगा। पहला केस ये बनेगा कि 2 बॉल मैंने सिलेक्ट किया है तो दोनों के दोनों वाइट होना चाहिए। बोथ बॉल्स ड्रॉन आर वाइट, ड्रॉन आर क्या है वाइट है, दोनों के दोनों क्या है वाइट है। या तो दूसरा केस ये बनेगा कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए रेड होना चाहिए। यहाँ पर तो दो रेड हो सकता है, यहाँ भी दो वाइट हो सकता है, 2 ब्लैक हो सकता है, लेकिन पहला केस में 2 ब्लैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दूसरा केस मान लेते हैं कि बोथ के दोनों क्या है रेड बॉल्स है,
क्योंकि यहाँ पर पूरा कर देगा ना, 4 वाइट है 3 ब्लैक है 2 रेड है तो पूरा कर देगा। तो बोथ बॉल्स आर ड्रॉन आर क्या है, रेड है, तो रेड हो जाएगा, ब्लैक नहीं हो पाएगा। तीसरा केस क्या है कि जो बॉल ड्रॉ किया गया उनमें से एक क्या है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तीसरा केस क्या है कि वन बॉल इज रेड एंड वन बॉल इज ब्लैक, ये हो जाएगा। और चौथा केस ये भी हो सकता है कि वन बॉल इज वाइट एंड वन बॉल इज रेड। रेड के केस में वो रेड और ब्लैक भी आ सकता है कि वन बॉल इज ब्लैक एंड वन बॉल इज वाइट, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ दो बॉल्स जो मैंने कि ड्रॉ किया था, इफ़ चूजन बॉल्स आर हैपन टू बी रेड एंड ब्लैक। मान लेते कि 3 बैग था, 3 बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करेंगे, या तो पहला बैग सिलेक्ट हुआ होगा, मैंने चुना होगा, या तो दूसरा बैग मैंने चुना होगा, और या तो तीसरा बैग चुना होगा, सी बैग चुना होगा। इन तीनों में से कोई भी मैंने एक बैग सिलेक्ट किया होगा, तो तीनों बैग को सिलेक्ट करने की क्या तरीका होगा, 3 बैग है तो तीनों का प्रायोरिटी क्या होगा, E1 E2 E तो मतलब कि ये मैंने जो लिखा है तो उल्टा है कि चूजन कौन सा बैग चुनने का है, ये लिखा हुआ, ठीक है, ये होगा। मान लेते हैं कि E1 जो इवेंट है प्रायोरिटी क्या होगा कि 1/3 होगा, कि मतलब फर्स्ट बैग के सिलेक्ट करने का प्रायोरिटी, फर्स्ट बैग के चुनने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार E2 का भी होगा 1/3 होगा, और E3 का भी प्रायोरिटी क्या होगा, 3 ही होगा, 1/3 ही होगा। ये E1 जो E1 E2 E3 इवेंट है क्या, सिलेक्टिंग है, बैग सेलेक्ट करने का इवेंट दिया हुआ, ठीक है, कि E1 इज द इवेंट चूजिंग फर्स्ट बैग, E2 इज द इवेंट चूजिंग सेकेंड बैग, और E3 इज द इवेंट चूजिंग थर्ड बैग। अब हमें और ये मान लेते हैं A इज द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग, A इज द इवेंट गेटिंग वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल। अब हमें ये निकालना, तो प्रायोरिटी अब इसकी क्या प्रायोरिटी है कि जो आया है अर्न बी से आया, मतलब कि E2 की प्रायोरिटी निकालना है। भेन ये बताया गया है कि एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, तब हमें ये निकालना, तो यहाँ पर वही करेंगे, प्रायोरिटी ऑफ E2 बेज थ्योरम हम लगा रहे हैं, बेज थ्योरम E2 भेन ए है ऑलरेडी अकर इंटू प्रायोरिटी ऑफ E2 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 से स्टार्ट करके तीनों तक लिख देंगे। जब पहला बैग सिलेक्ट हुआ है, E1 बैग सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें से हमें ये बताना कि एक रेड बॉल आया है और एक ब्लैक बॉल आया है, इसकी क्या प्रायोरिटी होगी। प्लस जब मैंने दूसरा बैग सिलेक्ट किया है तो उसमें से एक रेड है और एक ब्लैक है, उसकी क्या प्रायोरिटी होगी। और जब मैंने तीसरा बैग सिलेक्ट किया है तो इसकी क्या प्रायोरिटी होगी। तो मैं दूसरा जब बैग मैं सेलेक्ट करूँगा तो दूसरे बैग के सिलेक्ट करने की प्रायोरिटी 1/3 है, लेकिन उसमें से हमें कि एक रेड और एक ब्लैक सिलेक्ट करना है। दूसरा बैग से हमें एक रेड और एक ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना है, क्योंकि यही दिखा है कलर जब मैंने 2 बॉल ड्रॉ किया था बैग 2 से या बैग 1 से या बैग 3 से, लेकिन यहाँ पर दिया है कि बैग 2 से निकालना है, इसलिए तो जब मैंने 2 बॉल निकाला हूँ तो उसमें से एक रेड और एक ब्लैक होने की क्या प्रायोरिटी होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि बैग जो 2 है, बैग 2 में 3 वाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल्स है। तो हमें क्या करना है कि 2 बॉल्स निकालना है, तो 4 रेड बॉल में से एक रेड बॉल तो 4C1 के तरीका से हो जाएगा, और दो ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल के 2C1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन दिस बैग, 3 2 5 4 9C2 हो जाएगा। ये हो गया ऊपर में। नीचे में क्या होगा, इसका तो 1/3 होगा, और पहले बैग में से एक रेड और एक ब्लैक होने की क्या प्रायोरिटी होगा, तो 3 रेड बॉल है पहले बैग में और एक ब्लैक बॉल है, तो
1C1 एक ही होगा, 1C1 एक ही होगा, बटे टोटल नंबर ऑफ बॉल 3 3 6 तो 6C2 ये हो गया। दूसरे वाला यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 इंटू 4C1 इंटू 2C1 डिवाइड बाई 9C2 ये हो गया। और तीसरा मैं यहाँ लिख लूँगा, तीसरे बैग में क्या दिया हुआ है, 4 वाइट है, 3 ब्लैक है और 2 रेड है, तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 3 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल से सिलेक्ट करने का तरीका क्या, 3C1 एंड, और एक रेड भी तो चाहिए ना, तो 4C1 होगा कि 4 रेड में से एक रेड बॉल चुनना है। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना, 4 3 7 2 9, तो 9 बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, 9C2। तो यही मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बैग जो ड्रॉ किया गया है दोनों बॉल वो अर्न मतलब बैग 2 से निकाला गया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो यही हम निकाल रहे हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तो 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8, ऊपर में 8 होगा और नीचे में क्या 1/3 इधर था, तो 9C2 क्या होगा, 9 गुने 8 तो 72 क्या था, 36 हो जाएगा। ये 36 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 नमा 36, तो 2/9 हो गया, 2/9 और 1/3 तीनों से कैंसिल ही हो जाएगा, 1/3 तीनों से हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए मैंने नहीं लिखा है। तो नीचे में क्या होगा, ये 3 होगा और 6C2 क्या होगा, 6, ये तो कैंसिल ही है, 6C2 हो जाएगा, 6C2 6 गुने 5 35 क्या था, 15 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 4 दूनी 8 और 9 72 क्या था, 36 हो जाएगा, प्लस में 4 तिया 12 और 9 72 क्या था, 36 होगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आंसर 20/53, वही आंसर होगा 20/53। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी का कि बैग बी से आएगा एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।